हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक टू द क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कर लिया था और अब क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा हो गया तो आज की क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। एक सिंपल एप्लीकेशन सीखने वाले हैं जिसके अंदर इंटीग्रेशन और आई शुड से डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक बेसिक एप्लीकेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में यानी कॉलेज वगैरह में चले जाओगे तब आप इंटीग्रेशन की मदद से ही वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट चीज़ें भी कैलकुलेट करना सीख पाओगे, ठीक है। पर अभी के लिए लिमिटेड है कि एक कर्व है उसके अंदर हमें एक एरिया कैलकुलेट करना होगा कुछ भी, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। इनइक्वालिटी बेस के भी क्वेश्चन करेंगे और जो भी आपकी कोनिक सेक्शन से रिलेटेड डाउट्स वगैरह रहते हैं ना कि हमको तो ये आता ही नहीं है और इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है, तो वो मैं आपको आज की क्लास में ही करा दूंगा। इतना करा दूंगा कि मतलब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, 10-11 क्वेश्चन है, पर नंबर पे हमें नहीं जाना है। मैंने सभी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी बेस के भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, मॉड बेस के भी क्वेश्चन है ना, और इस तरीके से जो कुछ थोड़े से गंदे दिखने वाले क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है आज की क्लास में। तो इनको सबको हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और देखते हैं, मेरे को नहीं लगता बहुत लंबी क्लास होने वाली है आज की, ठीक है, बट हम अच्छे से सब कुछ समझेंगे, ये बात पक्की है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में इससे, ठीक है। सो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के अंदर है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कर्व बना लेता हूँ और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ कि यही पर्टिकुलर फार्मूला या फिर यही पर्टिकुलर टेक्निक हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए। जो वो एक इंटीग्रल आपको वाई डी एक्स या फिर एट टाइम्स एक्स डी वाई लिखा दिखता है, तो वो वैसा ही क्यों दिखता है, एक बार हल्का सा समझते हैं, देन उसको हम भी याद कर लेंगे सारे बच्चों की तरह, ठीक है। एंड देन उससे डिफरेंट या फिर आई शुड से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, इधर ये सपोज हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ये हमको एक कर्व दिया गया है और कोई हमसे बोल रहा है कि भाई अगर तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है, यानी कि दिस इज बेसिकली a,0 एंड दिस इज b,0. सो वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू लाइंस, दिस कर्व एंड द x एक्सिस, यानी कि ये एरिया हमसे पूछा जा रहा है। एट टाइम्स प्रॉब्लम्स का लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, बट अभी एक बार हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसी पर्टिकुलर फॉर्म में हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये एरिया, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से कर्व से लेके और x एक्सिस तक का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कर कैसे सकते हैं देखते हैं। देखो भाई, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप इस केस में कंसिडर हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई पर नेवर माइंड। तो एक ये स्मॉल स्ट्रिप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी ये विड्थ है ये बहुत ही कम है और इतनी कम है कि हम इसको dx बोल रहे हैं। अब इसकी जो ऊंचाई है या फिर लंबाई है, जो भी आप बोलना चाहो, अगर ये ब्रेथ थी तो जो इसकी लेंथ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, बिकॉज y एक्सेस से हमें वर्टिकल लेंथ्स पता चलती हैं और जो हॉरिजॉन्टल चीज़ें पता चलती हैं वो हमको x एक्सेस से पता चलती है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल यानी कि विड्थ है वो तो बहुत ही कम है, dx है, पर इसकी हाइट यानी कि लेंथ, जो भी बोलना चाहो आप, ये काफ़ी है, ये y है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस स्ट्रिप का एरिया, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, ये एरिया इसका क्या है, अगर आप इसे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर मानो तो आप कहोगे सर इसकी लेंथ y है और इसकी ब्रेथ dx है, तो इसका एरिया पक्का से y dx होना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर अगर मैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स इसके अंदर कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो और इन सारी स्ट्रिप्स के एरिया का क्या कर दूँ, सम कर दूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एरिया मेरे को चाहिए था, यानी कि ये वाला, ये पूरा आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक छोटे स्ट्रिप का एरिया यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। और मैं इंटीग्रेट करके क्या कर सकता हूँ, मैं इंटीग्रेट करके यहाँ पे सम ऑफ ऑल स्मॉल स्ट्रिप्स का एरिया कर सकता हूँ। और अगर मैं सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सच स्ट्रिप करता हूँ तो मेरे को ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर मिल जाता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है। सो ये हमारा छोटा सा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने का। अगर तो आप कर्व से लेके एक्स एक्सिस तक एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
क्योंकि हम अप टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स वेरी हो रहा है। और याद करने के पर्पज से आप ये सोच सकते हो कि अगर यहाँ पर dx लिखा हुआ है तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। और क्योंकि x वेरी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे dx आप देख सकते हैं, तो इसकी हमें लिमिट लगानी पड़ेगी जो कि कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके b तक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ज़रूरी नहीं है हमेशा इसी तरीके से आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए मिले। हो सकता है आपको एरिया कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए मिले कि कोई आपसे बोले कि कर्व से लेकर के आप एक काम करिए, आप y एक्सिस तक का एरिया कैलकुलेट करके बताइए। और यहाँ पे आपको वो लिमिट भी दे दे कि सपोज बोले कि ये पॉइंट P है यानी कि 0, P और ये पॉइंट Q है यानी कि 0, Q, और आप ये वाला एरिया अब की बार कैलकुलेट करके दिखाइए। तो देखो ये काम भी बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हमने एक स्ट्रिप को वहाँ कंसिडर किया था, यहाँ पे भी हम एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं जिसकी जो विड्थ है ये अगेन बहुत ही कम है। और क्योंकि यहाँ पे y वेरी हो रहा है, आप देख ही सकते हैं y एक्सिस है, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, dy लिख लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल जो भी चीज़ होती है इसको हम x की टर्म्स में मेजर करते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, x बोलूँगा। जैसे कि पिछली बार मैंने स्मॉल स्ट्रिप का एरिया y यानी कि इसकी लेंथ बोल लो और dx यानी कि इसकी ब्रेथ बोल लो, तो y dx लिख दिया था। इस बार मैं इसका एरिया क्या लिख सकता हूँ, x इंटू में dy लिख सकता हूँ। लेंथ ब्रेथ जो भी आप लेना चाहो फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स बोल सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या वेरी हो रहा है, y वेरी हो रहा है, तो लिमिट्स किस पे लेनी पड़ेंगी आपको, y पे लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। कहाँ से कहाँ तक, P से लेकर के Q तक। आई होप ये सीधी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगर तो आप कर्व का एरिया अप टू x एक्सिस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा, और dx आ गया तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। बिकॉज आपने अगर ब्रेथ ले लिया तो अब आपको लेंथ लेनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पे अगर आपने सपोज ये हाइट ले लिया तो विड्थ लेनी पड़ेगी। बेसिकली यू नीड 2 डायमेंशंस टू गेट एरिया आउट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने x के साथ फिर dy को मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि y वेरी हो रहा है तो लिमिट हमने किस पे ले ली है, y पे ले लिया। आई होप आपको बेसिक इसका मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं भी क्वेश्चन के जरिए आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। पर उससे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था, हमें थोड़ा सा कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर में अच्छे से मतलब चीज़ों को समझ पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एट टाइम्स हमें ड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए, तभी हम चीज़ों को अच्छे से प्रोसीड कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको हल्का सा कोनिक सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि यहीं पे मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि अगले पेज पे क्वेश्चन है वो मैंने देख लिया अभी। सो अगर तो कर्व इस तरीके का है और यू नीड एरिया अप टू x एक्सिस, so it will be given by this formula. You can call it formula, ठीक है। बट आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से ये थोड़ा सा आने लग रहा है, ठीक है। So this is the formula you can say for calculating the area of the curve up to x axis. And again this is the formula if you want to calculate the area of the curve up to y axis. Okay. सो इनको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके गाइज, सो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में एक बार समझते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती क्या है। आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने जैसे 10th क्लास में जो पढ़ा था ना, वैसी कोई अगर आपको इक्वेशन दिखती है, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12। अगर इस टाइप की आपको कोई इक्वेशन देखने के लिए मिलती है, सो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो इसको ड्रॉ हम कैसे करते थे, आपने थोड़ा शायद 9th क्लास में सीखा होगा। एक हम इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम y लिख लेते हैं। अब अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, बट स्टिल मैं एक बार मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आपका रिवाइज हो जाए, है ना। सो अगर अब की बार मैं y को 0 रख लूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि इस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स पता चल गए, और 2 पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन ही पास होती है। तो अब हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 0,3 सपोज यहाँ पे है और 4,0 यहाँ पे है,
ठीक है। सो ये हमारी क्या बन गई, लाइन बन गई जिसका नाम क्या है 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12 है। आई होप समझ में आ गया होगा। एट टाइम्स हो सकता है कोई आपसे इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आप इसे y इज इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आई शुड से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ अलग फॉर्म नहीं है, ये देख के घबराना नहीं है। देखो ये सिर्फ इतना ही है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y छोड़ना है, y के अलावा और कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए। मतलब इसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 4y इज इक्वल्स टू -3x + 12 और y कितना आ जाएगा यहाँ पे से -3/4x + 3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है यानी कि m, ये क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ लाइन बताता है, और ये c क्या बताता है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताता है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन जहाँ पे y एक्सेस को कट करेगी। तो यहाँ से देखो मैं ये बता सकता हूँ कि ये लाइन y एक्सेस को 3 पे कट करेगी और इसका जो स्लोप है वो कितना है, -3/4 है, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या बताता है, स्लोप बताता है, और कांस्टेंट टर्म क्या बताती है, y इंटरसेप्ट बताती है। आई होप इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं और आगे मैं आपको सर्कल्स के बारे में एक बार बताता हूँ। और भी लाइन की काफ़ी सारी फॉर्म है पर इतना हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए अगर लाइन ये है तो हम इसको ड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। स्लोप वगैरह भी अभी के लिए आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बस जस्ट मैंने बता दिया क्योंकि ज़्यादातर बच्चे y = mx + c को ही लाइन की इक्वेशन हमेशा समझते रहते हैं। ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन देखो क्या है कि अगर सपोज ये अपना कोई भी एक सर्कल है और इसका सेंटर सपोज ओरिजिन पे है और इसका रेडियस सपोज r है। ठीक है। सो इसकी इक्वेशन हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन होगी x² + y² = r²। अभी इनकी मतलब डेरिवेशन वगैरह में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर सपोज ये 5 होता है इसका रेडियस, तो बस यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाती है, x² + y² = 25 बन जाती है। ठीक है। सो ये बेसिक इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस क्या है, r है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ही होगा, वो और कहीं पे भी, इनफैक्ट किसी भी रियल पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है। सो मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे, और अब की बार सपोज इसका सेंटर h, k पे है। ज़्यादातर बुक में h, k मान के ही लिखा रहता है तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, और इसका रेडियस सपोज r है। बेसिक तो आइडिया ये होता है कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ का सेंटर और सेंटर मतलब कि डिस्प्लेस होता है तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि अगर h पे डिस्प्लेस हुआ है तो x को किससे रिप्लेस कर दो, x - h से रिप्लेस कर दो, और y को किससे रिप्लेस कर दो, y - k से रिप्लेस कर दो। रेस्ट ऑल थिंग्स रिमेन सेम। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर सर्कल, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी कोनिक। अगर उसका सेंटर डिस्प्लेस हो रहा है तो आप x को किससे चेंज कर सकते हैं, x - h से, और y को किससे चेंज कर सकते हैं, y - k से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज आपको एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर 3,4 पे है और इसका रेडियस सपोज √7 है, तो इसकी इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर + y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर, दैट इज 7। तो इस तरीके से आप सर्कल की इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर है सब लोगों को, शाबाश। देखो भाई इधर अब दो चीज़ों के बारे में जस्ट मेरे को आपको और बताना है। एक मेरे को बताना है आपको पैराबोला के बारे में, जो कि काफ़ी आपको इस चैप्टर में दिखेगा, और एट टाइम्स आपको एलिप्स भी इस चैप्टर में दिखेगा। ठीक है। हालांकि इन सब चीज़ों के थोड़े शॉर्टकट फार्मूले भी होते हैं। सर्कल का तो आपको पता ही है πr² होता है। ठीक है। एलिप्स का πa भी होता है। अगर कोई पैराबोला है या फिर दो पैराबोला एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी स्टाइल में, या फिर एक लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका भी एक शॉर्टकट फार्मूला आप अपना सकते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल इन बोर्ड्स। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, बट अगर जैसे 4 नंबर का आ रहा है, जनरली 5 नंबर का इस चैप्टर का आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो काम आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको अच्छे से ही सिखाऊंगा। देखो भाई इधर, सो एक बार मैं इसको गायब कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिले थोड़ा सा पैराबोला के लिए। देखो भाई इधर, तो पैराबोला के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
डेफिनेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ कि लोकस फ्रॉम फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन, वो सब अभी मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, बस आपको इक्वेशन बता रहा हूँ और फिर उसको अगर वैसी इक्वेशन दिखती है तो उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। थोड़े से अगर और डिफिकल्ट पैराबोला आएंगे जैसे कि मैंने क्वेश्चंस में डाले हैं तो वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, पर आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई भी एक पैराबोला है जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो भी लीनियर पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे जो लीनियर पार्ट है वो कौन सा है, x वाला पार्ट है, तो जो पैराबोला का फेस है वो x एक्सिस की तरफ ओपन होगा और आई शुड से पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। यहीं पे अगर तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो, तो अब की बार आप समझ पा रहे होंगे कि जो पैराबोला का फेस है वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको ऑलरेडी है, मैं जस्ट आपको थोड़ा अच्छे से रिवाइज हो जाए, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है किसी भाई को तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए, और जितना मैं बता रहा हूँ इतना पर्याप्त है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, और जो भी और रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन में बताते जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर कौन है, y लीनियर है, तो इसका फेस अब की बार y एक्सिस की तरफ ओपन हो जाएगा। अगर यहीं पे सपोज ये होता x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बहुत लाइट कलर है ये, मैं एक बार देखता हूँ दिख भी नहीं रहा या नहीं दिख रहा, तो ये -y अब की बार लीनियर है तो ये नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिख तो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको पैराबोला से रिलेटेड। जो भी चीज़ लीनियर है, x लीनियर है तो x की तरफ, -x लीनियर है तो -x की तरफ, y लीनियर है तो y की तरफ, और -y लीनियर है तो -y की तरफ ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब थोड़ा सा एलिप्स का भी समझ लो। अगर तो अपने पास एलिप्स है तो एलिप्स बेसिकली एक सर्कल ही होता है। आप ऐसा सोच सकते हो कि सर्कल को एक तरफ से पिचका दिया गया है, चाहे तो ऐसे पिचका दिया चाहे तो ऐसे पिचका दिया। कभी भी इसे ओवल समझने की गलती मत करना, बिकॉज ओवल एक तरफ से थोड़ा सा अलग होता है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा अलग होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई ओवल है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट तो एक एक्सिस के अबाउट सैमेट्रिक होगा, पर दूसरे एक्सिस के अबाउट सैमेट्रिक नहीं होगा। ओवल थोड़ी सी इस तरीके की शेप होती है, मतलब ये थोड़ा सा इस टाइप का होता है। यहाँ पे सैमेट्रिक है, पर अगर मैं y एक्सिस के अबाउट बोलूँ तो फिर ये सैमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसको ओवल समझने की गलती मत करना। जो एलिप्स है इट इज़ बेसिकली सैमेट्रिक इन x एज वेल एज y। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे यंत्र का मदद लेके इसको ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एलिप्स हो जाता है। एलिप्स जहाँ पे भी x एक्सिस से टकराता है इस पॉइंट को a,0 बोल सकते हैं हम, और जहाँ पे भी ये y एक्सिस से टकराता है इसे हम 0,b बोल सकते हैं। अगर ये दोनों बातें सच हैं, मतलब इधर -a,0 हो जाएगा, यहाँ 0,-b हो जाएगा, वो सब बातें मेरे को पता है, तुम्हें पता है। ठीक है, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि A फॉर एप्पल B फॉर बॉल बिल्कुल स्टार्ट हो गया हूँ। ठीक है, थोड़ी ऐसी चीज़ें बस बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, अभी हम वो भी पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 1.5 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है क्लास होगी, उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई इधर तो अगर तो ये कार्यक्रम है तो x स्क्वायर y में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, एलिप्स हो जाएगा। यही तो देखो उसमें भी होता था सर्कल में। सर्कल में बेसिकली यहाँ भी r होता था, यहाँ भी r होता था, तो यहाँ r स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर एलसीएम और इधर चले जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप ये याद रख सकते हो कि इसका एरिया, जैसे सर्कल का एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू में r, पर यहाँ पे तो देखो ये r पे नहीं टकरा रहा, यहाँ पे ये r पे नहीं टकरा रहा, यहाँ पे a पे टकरा रहा है, यहाँ पे b पे टकरा रहा है, तो r स्क्वायर ना लिख के एक a लिख लिया और एक क्या लिख लिया, b लिख लिया। पाई ए बी हमने क्या लिख लिया कि इसका क्या हो जाएगा, अपना एरिया हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि इसका एरिया पाई ए बी ही क्यों है और कुछ क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि सपोज कभी ऐसा हो जाए कि x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसकी ड्राइंग कैसी बनेगी, अपनी इस एलिप्स की ड्राइंग कुछ ऐसी सी बन जाएगी कि ये x एक्सिस को कहाँ पे टकरा रहा है, एक तो 4 पे और एक -4 पे।
देखो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली मैथ्स नहीं है यहाँ पे। देखो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी कि x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर y एक्सिस का पॉइंट निकालना है टकराने वाला, तो किसको 0 कर लोगे आप, x को 0 कर लोगे। समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे? अगर x को 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो ये 0,3 और ये क्या हो गया 0,-3 आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही आसान सी ये चीज़ थी। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, एरिया की अगर इसकी बात करो तो देखो आप ये बोल सकते हो a कितना है 4 और b कितना है 3 है, तो पाई इंटू में 3 इंटू में 4 यानी कि 12 पाई क्या आ जाएगा, इसका एलिप्स का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक एक करके हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। शुरू में एक आधा क्वेश्चन आसान डाल रखा है मैंने, देन धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हुए मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट गाइस। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू cos x एक्स एक्सिस बिटवीन 0 से लेकर के 2 पाई। अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो मेथड हैं। एक तो आपको कर्व आता हो अच्छे से, ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि आपको सपोज कर्व नहीं आता तो हम क्या करेंगे। मैं देखो दोनों ही तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर तो आपको इसकी ड्राइंग आती है y इज इक्वल टू cos x की, तो हम कैसे कर सकते हैं, एंड अगर सपोज आपको इसकी ड्राइंग नहीं आती तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखो अगर तो आप इसकी ड्राइंग जानते हैं y इज इक्वल टू cos x की, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो इसका आंसर देख के भी बता सकते हैं कि 4 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल आराम से स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू cos x का सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कर्व बना लिया। अब आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर सपोज मेरे को इसका एरिया पता चल जाए, तो इस भाई का एरिया भी उतना ही है जितना ये था, एंड देन ये भाई का एरिया भी सेम है, एंड देन ये भाई का एरिया भी सेम है। So basically it is not required to calculate the area of cos from 0 से 2 pi. You can simply calculate it from 0 से pi by 2 and multiply it by 4. आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, आपको पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए यहाँ पे 0 हो चुका है। ठीक है, ये अपना पॉइंट पाई है, ये अपना पॉइंट 3 पाई बाई 2 है, और ये अपना पॉइंट 2 पाई है। ठीक है, सो देखो एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको कर्व से लेके आप समझ पा रहे होंगे एक्स एक्सिस तक का एरिया यहाँ पे पूछा गया, y इज इक्वल टू cos x एक्स एक्सिस, एंड x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के 2 पाई तक यहाँ पे जा रहा है। तो आप देखो अगर हमें एरिया ऑफ कर्व अलोंग x एक्सिस निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन y dx लिखते हैं। अब देखो वैसे तो हमें 0 से लेकर के 2 पाई जाना था, पर मैंने कहा सिर्फ 0 से लेके पाई बाई 2 जाना इनफ है टू कैलकुलेट दिस एरिया। अब देखो y की वैल्यू आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे dx है, हमें x की टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन वालों ने दी भी है कि y की वैल्यू और कुछ नहीं है, cos x ही है ना। और ये क्या हो गया, 0 से लेके पाई बाय 2 हो गया। अब cos का इंटीग्रेशन कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि cos का इंटीग्रेशन sin x होता है ना। तो ये क्या हो गया, sin x हो गया, और sin x को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है आपको, 0 से पाई बाई 2। अब sin 90 1 होता है, cos sin 0 0 होता है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। पर मैं हल्का सा भूल गया कि यहाँ पे इस एरिया का हमें 4 टाइम करना था, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसका 4 टाइम्स किया तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, बट स्टिल यू कैन राइट स्क्वायर यूनिट्स। आई होप इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर क्यों आप फालतू की टेंशन ले रहे हो, आप सीधा इसे 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करो ना। कि अगर इन लोगों ने बोला है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई जा रही है, सो वाई आर यू ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट कि भाई मैं तो 0 से पाई बाई 2 ही निकालूंगा एंड देन 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो समझो, जो भी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ कैलकुलेट होता है ना, ये एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है। ठीक है, और जो भी एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ कैलकुलेट होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ देता है। यानी कि सपोज ये एरिया हमारा कितना है, 1 आया, तो ये वाला एरिया कितना आएगा, -1 आएगा। ये एरिया भी कितना आएगा, -1 आएगा,
और ये एरिया कितना आएगा, +1 आएगा। पर एरिया तो देखो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, पर अगर मैं इसे 0 से 2 पाई कैलकुलेट करता तो 1 -1 -1 +1 मेरे को आंसर क्या मिलता, 0 मिलता। ठीक है, इसीलिए आपको अगर आपका कोई भी कर्व है और वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो आपको कॉन्शियस हो जाना है, बिकॉज अगर तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो असली में तो एरिया दे रहा है, पर इंटीग्रेशन में इसका आंसर नेगेटिव में निकलने लग जाएगा और वो ऊपर वाले पार्ट को कैंसिल करना स्टार्ट कर देगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और आप अब से कोई भी कर्व अगर आपको ऐसा मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस को कभी भी क्रॉस कर रहा है तो आप उसको देखते ही कॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब सपोज किसी दिन ऐसा हुआ कि मेरे को इसका कर्व नहीं आता था, तो देखो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। देखो भाई कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारा कर्व है ना y = cos x, दिक्कत तो कोई भी नहीं है। आप इसका एरिया सीधा सा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि एरिया क्या होता है, y में dx, साथ के साथ आपके पास लिमिट भी अवेलेबल है, कितनी है, 0 से लेकर के 2 पाई। और अगर आप y की वैल्यू डाल दो क्या, cos x, और इसको इंटीग्रेट करो 0 से 2 पाई, तो एरिया तो आ जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, पर एरिया आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा कर्व है ये बीच बीच में एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, और जब भी ये एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमें ये नेगेटिव एरिया देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, तो अब मैं बेसिकली ये जानता हूँ कि एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मैं इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा, पर कैसे, मेरे को तो पता ही नहीं है ना कि इसका कर्व क्या है। तो देखो उसके लिए मैं क्या उपाय लगाता हूँ कि जब भी ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की, तो मैंने y की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दिया, तो y की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब आप खुद ही बताओ, अगर cos x 0 है तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि x की वैल्यू पक्का क्या है, π/2 है या 3π/2 है। आई एम टॉकिंग अबाउट 0 से लेके 2 पाई। सो 0 से लेके 2 पाई में x की वैल्यू या तो 90 पे 0 हो सकती है या तो 270 डिग्रीज पे 0 हो सकती है। तो वही दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, यानी कि मेरे को ये पता चल गया अब कि जो हमारा कर्व था ना y = cos x, वो 2 बार जो हमारा x एक्सिस है उसको कट कर रहा है। तो मैंने इसे उन्हीं 2 पॉइंट्स पे ब्रेक कर लिया, 0 से π/2 देन π/2 से 3π/2 देन 3π/2 से 2 पाई। अब देखो इंटीग्रेशन तो सेम ही है, बस अब आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो होगा क्या, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 1, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा -2। आप करके देखना, बहुत ही सिंपल अब है इसका तो इंटीग्रेशन। sin x है, sin 3π/2 -1 होता है, sin π/2 1 होता है, वो सब आप कर लोगे। ठीक है, और जब यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी 0 की मैं बात कर रहा था। तो ब्रेक करने से क्या फ़ायदा हुआ, ब्रेक करने से ये फ़ायदा हमें हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ब्रेक कर दिया, इनको अलग अलग ही मैंने कैलकुलेट किया, और जहाँ पे भी नेगेटिव मेरे को आंसर दिखा उस पर मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, और अब सिंपली अगेन मेरा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि बेसिक आइडिया जो इस क्वेश्चन में हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर सपोज बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि कोई कर्व आपको ड्रॉ करना नहीं आता है ना, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर y को 0 रख दोगे, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये x एक्सिस को कब कट कर रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस की। जैसे कि मेरे को पता चल गया कि ये π/2 और 3π/2 पे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो जहाँ पे भी ये x एक्सिस को कट कर रहा है मैं इसे वहीं पे ब्रेक करूंगा। तो मैंने इसे π/2 पे भी ब्रेक कर लिया और 3π/2 पे भी ब्रेक कर लिया यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, अब मैंने इसे कैलकुलेट किया, ये तो 1 आ गया शरीफ आदमी, ये 1 आ गया शरीफ आदमी, ये -2 आ गया। बात समझ रहे हो, देख रहे हो इसको। तो मैंने क्या करा, इसको मॉड लगा दिया और इसको भी मैंने शरीफ आदमी पॉजिटिव बना दिया। तो 1 + 2 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ भी हम स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। आप टेंशन मत लो, ये मत सोचो एक ही क्वेश्चन हुआ है, ये सोचो कि हमने एक ऐसा
मेथड भी सीख लिया जिससे हमें कर्व नहीं आता तो भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट यहाँ पे हम ऐसा कर पाए। ठीक है देखो भाई इधर, अब जैसे कि ये यहाँ पे भी हम सेम काम कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाता हूँ। चलो सपोज़ मेरे को किसी दिन इसकी ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, तो देखो इन लोगों ने मेरे को क्या बोला है, इस कर्व का x एक्सिस तक एरिया कैलकुलेट करना है व्हेन x इज वेरिंग फ्रॉम दिस टू दैट। एज x इज वेरिंग एंड वी नीड एरिया अप टू x एक्सिस, तो यहाँ से तो मेरे को दो हिंट मिल रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को एरिया का फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करना है y dx, ठीक है, क्योंकि x वेरी कर रहा है और अप टू x एक्सिस निकालना है जिसकी लिमिट क्या है -2 से लेके 1। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू इन्होंने हमें बता रखी है क्या है, x+1 है और ये क्या है dx है, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -2 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। पर एक बार देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कभी ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो। तो मैंने कहा कि भाई तू इधर आ, एक बार साइड में आ, तो मैंने इसको साइड में बुलाया और y की जगह 0 रख दिया और x की वैल्यू क्या पता चली मेरे को, -1 पता चली। अब मेरे को ये देखना था क्या -1 हमारी लिमिट्स के बीच में आ रहा है, -2 और 1 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर ये -2 और 1 के बीच में आ रहा था तो मैंने इसे -1 पे ब्रेक कर दिया, मैंने इसे -1 पे ब्रेक कर दिया। तो अब मैं -2 से 1 डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, मैं -2 से पहले -1 जाऊंगा एंड देन मैं -1 से 1 जाऊंगा। आई होप इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो एरिया किसके इक्वल आएगा, x² 2 प्लस x, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स क्या हैं, -2 से लेके -1 है, और यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे, x² 2 प्लस x, और लिमिट क्या है यहाँ पे भी -1 से 1 है। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 -1 माइनस 4/2 -2 प्लस इसको भी पुट करते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 -1। ठीक है भाई, तो ये तो 2/2 ये तो कैंसिल ही हो गया, सो ये कितना आ गया, -½ आ गया, प्लस यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए एरिया तो कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप मॉड लगा लेंगे और आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो देखो मैंने बिना ड्राइंग बनाए ही इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे तो ये कभी कभी भाई ऐसा, चलो ये तो आसान था है ना, इसकी लाइन तो इसकी ड्राइंग तो मतलब कोई भी बच्चा भी बना देगा है ना, कि भाई इसके अंदर x 0 रखो तो y कितना है, 1 है ना, और y 0 रख लो तो x कितना है, -1 है। सो इसकी ड्राइंग तो बनानी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, है ना। अब थोड़ा सा चलो मैं इसमें आपको ड्राइंग से भी दिखा देता हूँ। इसकी ड्राइंग तो सपोज़ इस तरीके से हमने ये बना ली है ना। अब इसके अंदर ये लोग क्या बोल रहे थे हमसे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, -2 से लेके 1 तक, तो 1 यहाँ से आ गया और -2 यहाँ आ गया, तो हम समझ पाए कि ये वाला एरिया नेगेटिव आया, वो हमें दिख भी रहा है -½ और ये वाला एरिया पॉजिटिव आया, तो इसको हमने डायरेक्ट ऐसे ही रहने दिया। सो हम चाहते तो -1 पे बड़ी ही आसानी से ब्रेक कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बट एट टाइम्स आपको ऐसे डिफ़िकल्ट कर्व्स दिख सकते हैं जिनकी ड्राइंग बनाना आपके लिए भी काफ़ी टास्क हो सकता है। सो वहाँ के लिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया। यहाँ पे तो हम समझ ही गए कि एरिया नेगेटिव आ रहा है तो इस पर हमें मॉड लगाना है। ये एरिया तो भाई अच्छा आदमी है, इससे तो हमें कोई पंगे नहीं लेने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे और क्वेश्चंस देखते हैं और धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमने देखा है कि ये देख रहे हो, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा कि मतलब है क्या ये सिस्टम, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। हालांकि मेरे को तो पता चल रहा है, मैं बता नहीं रहा आपको अभी, पर देखो मैं आपको उसी टेक्निक से इस सवाल का भी आंसर निकाल के एक बार दिखाता हूँ। देखो भाई, एरिया x एक्सिस तक निकालना है और x पे ही लिमिट भी दे रखी है। सो एरिया का फॉर्मूला सीधा लिखूंगा क्या, y dx। आई बात समझ में। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -2 से लेके 1 तक वेरी कर रही है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है भाई, -2 से लेके 1 तक। ये समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब देखो मैंने क्या कहा कि एक बार ये चेक कर लेते हैं कहीं ये भाई बदमाशी तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है x एक्सिस के नीचे घुस गया और वहाँ से हमें नेगेटिव एरिया दे, हमारा क्वेश्चन गलत करा दे। तो इसकी बदमाशी को पकड़ लेते हैं एक बार। तो y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 रखी,
अब देखो कई बच्चे इसको भी गलत कर देंगे, वो क्या करेंगे, मतलब एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है ना कई बच्चों में, एक्स से एक्स काट देंगे। एक्स से एक्स मत काटो यार, क्या कर रहे हो यार तुम, एक्स से एक्स मत काटो भाई। देखो इधर, और x की वैल्यू 2 निकाल देंगे, फिर कहेंगे इसमें गलत क्या है। भाई गलत तो कुछ नहीं है, बट ये क्या थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपने इसके कितने रूट निकाले, एक रूट निकाले, यानी कि एक रूट को तो आपने यहीं पे निपटा दिया काट के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सो ऐसे खतरनाक स्टंट मत करा करो, ये स्टंट आप और किसी के ऊपर छोड़ दो। यहाँ पे देखो x कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बचा, x-2 और ये 0 के इक्वल आ गया। अब इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिया करो। अगर अब इसको पूरे को 0 होना है तो आप इसको दो केसेस में 0 कर सकते हैं, या तो x 0 हो या तो x-2 0 हो, यानी कि x = 2 हो। यानी कि आपको ये पता चल गया कि x एक्सिस को कब कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है एंड 2 पे कट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं 0 और 2। जैसे देखो हमारी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट है -1 से लेके -2 से लेके 1 के बीच की हमारी क्या है, लिमिट है। ये बात समझ में आ रही है आपको? -2 से लेके 1 के बीच की हमारी लिमिट है। अब देखो इसमें 0 तो आ रहा है, पर 2 इसके बाहर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? तो 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे 0 बीच में आ रहा है, सो देखो इस कर्व की ड्राइंग कुछ ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे नेगेटिव हो, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाए, या फिर यहाँ की तरफ मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ की तरफ पॉजिटिव हो और नीचे की तरफ यहाँ के नेगेटिव हो जाए। ठीक है, क्योंकि 0 पे कट कर रहा है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो अब मैं इसको देखो क्या करूँगा मैं इसको 0 पे ब्रेक कर लूँगा। सो -2 से 0, y की वैल्यू भर देते हैं, x² - 2x प्लस 0 से लेके 1, y की वैल्यू भर देते हैं। और ये dx vx लिखा रहता है, अगर मैं ना लिखूँ ना तो तुम समझ जाया करो, ऐसे ना गुस्सा मत किया करो यार। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, x³/3 -2x² 2। अरे वैल्यू पुट आउट करना है बहुत, मेरे को ये ना बकवास काम लगता है। चलो कोई नहीं, बकवास काम भी कर लूँगा यार। x³/3 -x², 0 से 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर लिमिट पुट करके आपको मैं दिखाता हूँ। 0 डाला तो ये 0 ही है, तो वो मैं लिख नहीं रहा। -2 डालने से कितना आया, -8/3, और ये कितना आया, -4 आ गया। ठीक है भाई, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। प्लस 1 डाला तो 1/3 -1, और 0 डाला तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, 8 3 = 24, 32/3, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -2/3। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कितना आ गया, -2/3। तो देखो जो मैंने बताया था वही हो रहा है। कुछ पार्ट में तो पॉजिटिव एरिया आ रहा है, पर कुछ पार्ट में नेगेटिव एरिया आ रहा है, तो इस पर मॉड लगा के हम क्या करेंगे, इसको भी पॉजिटिव बना देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना भाई, हर चीज़ में मॉड लगा दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी मॉड लगा दो, यहाँ भी मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव पे तो मॉड लगा, जहाँ ब्रेक करो और हर किसी चीज़ पे मॉड लगा दो, क्योंकि पॉजिटिव वाले पे तो मॉड कुछ दिक्कत देगा नहीं। दिक्कत कहाँ पे देगा, वो नेगेटिव वाले पे देगा। स्क्वायर यूनिट्स लिख देना यार, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। स्क्वायर यूनिट्स ना लिखने के भी नंबर काट लेंगे वो, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे होंगे तो। अगर तुम्हारे 100 नंबर आ गए ना गलती से क्यों तुम्हारे, तो भाई मेहनत कर रहे हो तुम, असली में भी आएंगे। ठीक है, तो मतलब वो काफ़ी कॉन्शियसली फिर आपकी चेकिंग उसके अंदर करते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, यूनिट्स वगैरह का। हम अपनी तरफ से मौका ही नहीं देंगे किसी को मार्क्स वार्क्स काटने का। ठीक है, देखो भाई इधर, अब ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आ गया। हालांकि ये भी क्या था, एक पैराबोला ही था, बेसिकली डिस्प्लेस्ड पैराबोला था। अगर आप चाहो तो मैं इसकी इक्वेशन आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, कौन से कलर से करूँ आप ये बताओ, रेड से करूँ? आपका फेवरेट तो पिंक है ना, लो पिंक से कर दूंगा। देखो इधर तो y इज इक्वल्स टू x² - 2x। अब देखो यहाँ कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट -2 है, तो इसका आधा 1, तो 1 का स्क्वायर एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो y इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर -1 को इधर ले गया, तो y + 1 इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था ना। अब देखो कैसा है, y इज इक्वल्स टू x² टाइप है, यानी कि ये पैराबोला तो कैसा था, ये पैराबोला तो ऐसा था भाई,
इसमें लीनियर क्या है, y है ना, यानी कि ओपन तो ऐसे ऊपर की तरफ हो रहा था, पर देखो इसका सेंटर कहाँ चला गया, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 पे। सो x की वैल्यू 1 और y की -1, तो इस तरीके से इसका सेंटर यहाँ पे चला गया। अब अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो ना, तो हमने निकाला था x = 0 और 2 पे कट कर रहा है, तो ये x = 0 रहा होगा और ये x = 2 रहा होगा। अब इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना था, -2 से लेके 1 तक, तो -2 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा, तो ये एरिया तो हमें पॉजिटिव मिल रहा था, पर ये एरिया नेगेटिव मिल रहा था। देख रहे हो ना, शुरू वाला एरिया पॉजिटिव, बाद वाला एरिया फिर ये क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया था। आ रही है बात समझ में? अगर नहीं भी आ रही तो मैंने आपको जुगाड़ बता ही दिया था। देखो मैंने भी तो बिना उसके ही सॉल्व किया था, मैं तो इसको भी बिना उसके ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पर देखो अब ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करेंगे, हम थोड़ी कम बदतमीज़ी करेंगे और एक आधी ड्राइंग भी बना लेते हैं, ठीक है। देखो भाई ये वाला तो क्योंकि बहुत डायरेक्ट है, ये देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर मिटाया नहीं होगा तो, अगर कोई भी पैराबोला है जो x² = 4ay, यानी कि जिसके अंदर y लीनियर है, ठीक है, उसकी ड्राइंग ऊपर की तरफ ओपन होती है, जो भी लीनियर होता है उस तरफ ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी ड्राइंग कैसी रहेगी, कुछ ऐसी सी ड्राइंग रहेगी, ठीक है। तो और कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, 0, अच्छा ओके, y बेसिकली y इज वेरिंग हेयर, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखो यहाँ पे y = फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड y 0 से 5 तक। बढ़िया, शाबाश। तो चलो ये तो सही है, ये हमारा कर्व हो गया। और देखो एक लाइन है अपने पास, इस अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी है, y = 0, y = 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है, और y = 5, वो सपोज यहाँ से हो जाएगा। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया इन द क्वेश्चन। इस एरिया के हम चक्रों में हैं। अब देखो इस एरिया को मल्टीपल तरीके से निकाला जा सकता है, शॉर्टकट वॉर्टकट भी लगाए जा सकते हैं, पर कोई नहीं, मैं देसी हिसाब से आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे पर ना इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था ये कर्व और y की वैल्यू 0 से लेके 5 तक वेरी हो रही है। पर देखो हमको एक चीज़ पता है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया भी था तभी मैंने आपको बताया था कि हम जो एरिया है वो सिर्फ एक्सिस तक कैलकुलेट कर सकते हैं, y एक्सिस तक हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इस क्वेश्चन के अंदर देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हैं, हमसे ये पूरा का पूरा एरिया पूछा जा रहा है। अब देखो अगर कोई यहाँ तक का एरिया हमसे पूछता तो हम उसको बता देते, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर हम y एक्सिस पे मतलब शैडो बना रहे हैं, यानी कि अप टू y एक्सिस हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें x से dy लिखना पड़ता है ना। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 5 तक। पर इन लोगों ने तो ये वाला एरिया भी साथ में पूछ लिया, तो मैंने कहा ये कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई, जस्ट इनटू 2 ही तो करना है, क्योंकि जैसा एरिया यहाँ होगा वैसा ही यहाँ होगा, साइमेट्रिसिटी है, कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तो हो नहीं गया यहाँ पे, है ना। अब देखो x की वैल्यू क्वेश्चन वालों ने हमें दे रखी है, अच्छा नहीं दे रखी है, अच्छा x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब कितनी आ जाएगी, √3 √y आ जाएगी। √3 को तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, और 0 से 5, अच्छा एक 2 भी था, सॉरी ये लो 2 लिख दिया यहाँ पे, आ गई बात समझ में। सो ये कितना हो गया, 2√3, और इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 0 से लेके 5। इस 3/2 को तो बाहर ही निकाल देते हैं। सो 4√3/3, हालांकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं पर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में यार इरेशनल नंबर ना यार छोड़ते नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है अदरवाइज। y की वैल्यू 5 भरते हैं, y तो 5 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 4√3 5 की पावर 3। अबे यार कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं, ठीक है चलो कोई नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, 20√15/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसको मैंने 5 × √5 लिख लिया, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट कर लिया, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है, आप समझ जाओगे, इतना कुछ खतरनाक चीज़ नहीं। क्लियर हुई ये बात आपको, यानी कि अब की बार बेसिकली डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना पड़ गया हमें, x dy की बजाय y dx का मैटर हो गया अब की बार, ठीक है ना, सॉरी y dx की बजाय x dy का। ओके इतनी बार तो यार मैं सॉरी बोलता हूँ, इतनी गलतियाँ क्यों करता हूँ, ओके कोई बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, ओके ये थोड़ा सा देखो डिफरेंट कर्व है। अब इसके अंदर बच्चे अगेन गलती कर देंगे, मैं बताता हूँ क्या गलती करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी ड्राइंग हमें आती नहीं है, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी,
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैंने इसकी ड्राइंग कुछ ऐसी बना दी। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। एक्स एक्सिस भी लिखा होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज इनके बीच में एरिया बाउंड ही नहीं हो रहा भाई। मैं बताता हूँ आपको क्यों। आप कहोगे सर आप अजीब बात कर रहे हो, एरिया तो बहुत अच्छा बाउंड हो रहा है, एक्स की वैल्यू 2 ये रही और x की वैल्यू 3 ये रही। मैं कहूँगा बात तो यार तुम सही कह रहे हो, मेरे से ही गलती हो गई लगता है, दोबारा सॉरी बोलना पड़ेगा। नहीं, अब की बार सॉरी नहीं बोलूँगा भाई, कोई गलती नहीं हुई। देखो इधर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एरिया होना चाहिए बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की ये ड्राइंग नीले वाली है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 ये है और x इज इक्वल टू 3 ये है। x इज इक्वल टू 2 ऐसे ही बनता है ना भाई, जो भी x इज इक्वल टू समथिंग होता है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके, क्योंकि इस पे यार x वेरी नहीं करेगा ना, लेफ्ट राइट हम मूव नहीं हो रहे, हम सिर्फ ऊंचा नीचा जा रहे हैं, तो यानी कि y तो चेंज होगा पर x चेंज नहीं होगा। तो आप सोच रहे हो कि ये पूरा रीजन इन्होंने पूछा है, पर नहीं यार, ध्यान से समझो मेरी बात एक बार अब कि इसके अंदर गलती क्या हो रही है। दे हैव नॉट गिवन अस दिस कर्व, दे हैव नॉट गिवन अस दिस कर्व, इन्होंने हमें ये वाला कर्व नहीं दिया, इन्होंने हमें कर्व दिया y इज इक्वल टू रूट एक्स। एंड इफ y इज स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, इफ y इज स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग y कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी कि जो ड्राइंग नीचे की तरफ हमने बना रखी है ना यार, ये गलत है, ये नीचे वाली नहीं होनी चाहिए। इस भाई की ड्राइंग सिर्फ इस तरीके से ऊपर रहेगी बिकॉज y हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, तो आप कहोगे सर वेरी गुड, एक कर्व ये हो गया, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, पर ये तो एरिया बाउंड ही नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देयर x एक्सिस। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग इट लाइक द प्रीवियस। समझ गए ना तुम? ओके फाइन, ओके। सो देखो अप टू x एक्सिस अपने को एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, ठीक है भाई, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, 2 से 3 तक। अब y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखनी है तो इट विल बी रूट x। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने ये स्पेसिफिकली इसीलिए डाला होगा, इसका मतलब यही बताने के लिए। अरे मैं यार सोचते रहता हूँ ना कि बच्चे कहाँ गलती करेंगे, तो वो मैं आपको पहले से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपका माइंड है तो शार्प, पर बहुत सारी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम सोचनी पड़ती है ना, तो एट टाइम्स वो क्लिक नहीं होती है आपसे। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ भी आपकी गलती हो सकती है वो मैं आपको थोड़ा सा बस बताने की कोशिश करता हूँ। सो 2/3 इसको बाहर ले लिया, कोई टेंशन नहीं है। तो ये 3 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे, एरिया है ना भाई। अच्छा, कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि इंग्लिश अभी मैं मतलब डेवलपिंग फेज़ में है उसमें, ठीक है ना। इंग्लिश अभी सीख नहीं रहा मैं, उसको डेवलप कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, शाबाश। आप मैथ्स के अलावा मेरी सारी बातों को इग्नोर कर सकते हो। देखो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अब देखो शॉर्टकट मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी बोलोगे आप, 3, और बी की वैल्यू क्या बोलोगे, 4। कई बच्चों ने ऐसे पढ़ रखा होगा जो बड़ा है वो ए है, तो ए की वैल्यू वो 4 बोलेंगे, बी की वैल्यू 3 बोलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एरिया दोनों ही केस में क्या आएगा, पाई ए बी, यानी कि 12 पाई आएगा। अब देखो एक बार अच्छे से सीखते हैं कि ये एरिया 12 पाई क्यों आ रहा है। ठीक है, देखो अब की बार इसकी जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि आप मतलब इस तरीके की ड्राइंग मतलब हॉरिजॉन्टल वाली भी कर दोगे तो आंसर पे उसके कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से इसकी ड्राइंग को बना देता हूँ। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। सीधी लाइन खींचने का कोर्स करना पड़ेगा क्या मेरे को? ओके ठीक है भाई, अब ये कोई दिक्कत नहीं है, सीधी लाइन है। अब आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को ये 3,0 पे टकरा रहा है और -3,0 पे टकरा रहा है, और वाई एक्सिस को ये 0,4, क्योंकि y के नीचे 16 लिखा है ना भाई, तो 4 और -4 y के साथ जाएगा। ठीक है ना, क्यों जाएगा वो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इसकी शेडो एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो, और अगर तो आप चाहो तो आप इसकी शेडो वाई एक्सिस के ऊपर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पर मैं लूँगा एक ही क्वाड्रेंट में, ठीक है, एंड देन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का निकाल के देन उसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा
ठीक है, कोई बात नहीं। सो एरिया यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ, बिकॉज ऐसे 4 अपने पास चीज़ें हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 3 तक। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक वेरी कर रही है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिखा है तो ऑफकोर्स x वेरी हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे dx है तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार अच्छे से कर रहा हूँ इसलिए वो मैंने मिटा दिया। अब y की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 2 सेकेंड के लिए। y²/16 आप बोल सकते हैं ना 1 - x²/9 के इक्वल है, यानी कि y² इज इक्वल्स टू 16/9 और यहाँ पे 9 - x² के इक्वल है। अब अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 4/3 √9 - x² के इक्वल हो जाएगा। आई होप इतनी बात सारे बच्चों को ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें y dx लिखा है ना वहाँ पे, तो y की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, तो ये मैंने छोटी सी इधर निकाल दी है। ठीक है, अच्छा भाई, अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन मेरे को ऐसा लगता है मेरे को डिफरेंट कलर से कर देनी चाहिए, एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड हियर। सो एरिया, अरे ये क्या बदतमीजी है, एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 0 से 3, और यहाँ पे क्या है 4/3 √9 - x²। अब ये इंटीग्रेशन का वही बड़े वाला फॉर्मूला है जो लास्ट के 3 मैंने लिखवाए थे, √a² - x² वाला है। ठीक है, सो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16/3। अच्छा, मैंने लिखवाए थे, आपको कैसे पता होगा, हो सकता है आप तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ आपको कर देना। समझ में आ रही है बात, मतलब अगर आपको अच्छा लगा हो, मतलब समझ आया हो, तो अपने दोस्त के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, और पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं आप, उसके अंदर मैंने अभी तक लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ा दिया। अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, आज हम ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी पढ़ देंगे। अगली क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के पूरा कैलकुलस खत्म, देन वेक्टर 3D पे शिफ्ट होंगे, देन मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, पूरा कोर्स 12th का मैं यहाँ पे ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, 0 से 3 √9 - x²। ठीक है, कभी कभी आपको लगता होगा कई बार मैं लेट हो जाता हूँ वीडियो डालने में, तो भाई जितना भी मेरे को टाइम मिलता है एक्स्ट्रा मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन, ऐसे ही मैंने याद कराया था, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 0 से लेके 3। अब देखो ये लिमिट आपको लग रहा होगा तो बहुत डिफिकल्ट है पुट करनी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो 3 यहाँ पे डालोगे ये तो 0 हो गया, क्योंकि समझ रहे हो ना 3 का स्क्वायर 9 ही हटाओ इसे, ये क्या है 9/2 लिखा है यहाँ पे, और साइन इनवर्स 1, आपको पता है साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। 0 डालो 0, माइनस लिख लेता हूँ, 0 डालो 0, और 0 डालो ये भी 0, देख रहे हो 2 सेकेंड में हो गया। सो ये कैंसिल किया 4, और ये इधर 3, तो आप देख रहे हो ना, मतलब 12π यहाँ पे भी आंसर आ गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, चलो शाबाश, समझ ही गए होगे वैसे तो आप समझदार लोग हो। ठीक है, सो 12π स्क्वायर यूनिट्स क्या आ गया, इसका अपना आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे, शाबाश, जल्दी जल्दी करते हैं अब थोड़ा सा। फाइंड द एरिया, अच्छा इनइक्वालिटी आ गई, कोई बात नहीं, देख रहे हो सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे भाई ने भर दिया है, जिसमें y² = 4x है। ठीक है, मतलब लेस देन को इग्नोर करो। ठीक है, अच्छा y² = 4x ऐसे बन जाएगा। अभी इनइक्वालिटी क्या है वो मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, और दूसरी ये जो लाइन है y = x, वहाँ पे भी इनइक्वालिटी को इग्नोर करो, सो ये लाइन ही हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हमसे ये वाला एरिया ही पूछ रहे होंगे, बट स्टिल आई विल वेरीफाई दिस थिंग विद द यूज़ ऑफ इनइक्वालिटी। देखो सबसे पहले नीला कर्व लो, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शायद पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाऊँगा, अभी टेंशन मत लो। पर अभी के लिए देखो, अपने पास एक ये कर्व है, आप इस कर्व के या तो अंदर वाले रीजन में, अंदर वाला रीजन ये हो गया, और या फिर बाहर, ये मतलब बाहर की तरफ है ये पूरा, है ना। तो 2 पार्ट्स में ये, जैसे सपोज यार कोई भी कर्व है, इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक तो इंटीरियर और एक ही एक्सटीरियर। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो जो या तो इस कर्व के इंटीरियर में हो या तो एक्सटीरियर में हो, जैसे मैंने 1,0 ले लिया।
अब मैं 1,0 अगर इसमें डालता हूँ तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है, जो कि क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। यानी कि जो पॉइंट हमने लिया था वो सही जगह पे लिया था। यानी कि जो नीला पोर्शन है इसकी शेडिंग कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। ये इस इनइक्वालिटी से हमें एक रीजन के बारे में बता रहे हैं, और वो रीजन कौन सा है, इस पैराबोला के अंदर की तरफ वाला रीजन है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से लाइन में भी चलो 1,0 ही डाल लेते हैं। सो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा 1,0 डालने से यहाँ पे, जो कि एक फॉल्स है। यानी कि जो लाइन की शेडिंग है वो इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगी। लाइन में भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक तो इधर वाला पार्ट और एक तो इधर वाला पार्ट। तो आपने ये पॉइंट डाला जो कि फॉल्स आ गया, यानी कि लाइन की शेडिंग अपोजिट आएगी। अगर तो ट्रू होता तो उसी तरफ शेडिंग हो जाती जिस तरफ पॉइंट था, और अगर फॉल्स होगा तो पॉइंट के अपोजिट साइड शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा रीजन जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आप समझ पा रहे हो कि वो यही है। अब एक बार मैं सारा हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत बुरा दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यही वाला एरिया पूछ रहे होंगे। सो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी बच्चे को इसको कैलकुलेट करने का शॉर्टकट पता है तो वो मेरे को बताएगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसी में नहीं बताना, मेरे को बताना अगर y² इज इक्वल टू 4ax है और y इज इक्वल टू mx है तो क्या शॉर्टकट लगा के आप डायरेक्ट एरिया बता सकते हैं इन दोनों के बीच का। पर कोई नहीं, अभी के लिए हम अच्छे से करेंगे। इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है। तो इस पॉइंट पे रेड और ब्लू कर्व्स मीट कर रहे हैं। ब्लू कर्व है y² इज इक्वल टू 4x और रेड कर्व है y इज इक्वल टू x। तो मैं यहाँ पे y की जगह x लिख देता हूँ, तो x² इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से x की आपको दो वैल्यूज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, एक 0 और एक 4। वो आप खुद से करना है यार प्लीज़। ठीक है, तो 0 ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व्स टकरा रहे हैं, और 4 ये वाला पॉइंट है। सो 4 कॉमा समथिंग होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट समथिंग। अच्छा, वो 4 ही होगा क्योंकि y इज इक्वल टू x भी है। ठीक है, तो 4,4 पे टकरा रहे हैं। अब देखो, अगर तो मैं ये शेडेड रीजन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखो ध्यान से समझना अभी मेरी बात को आप। देखो भाई, अगर तो मैं इस कर्व का एरिया अप टू x एक्सिस कैलकुलेट कर लूँ, अगर तो मैं इस कर्व का एरिया अप टू x एक्सिस कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सिस तक ही एरिया कैलकुलेट करना जानता हूँ। ठीक है, सो इस कर्व का एरिया मैं एक्सिस तक कैलकुलेट कर लूँ और उसमें से मैं इस लाइन का एरिया अप टू x एक्सिस सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आप समझ पा रहे होगे कि मेरे पास ये वाला रीजन बच जाएगा। मैं इस वाले एरिया में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने के चक्कर में हूँ। हालांकि इसको आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, पर अभी मैं पूरा इंटीग्रेशन से ही कर देता हूँ। तो बस इतना बोला है कि मैं एरिया अंडर दिस पैराबोला से एरिया अंडर दिस ट्रायंगल को एरिया अंडर दिस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं और अच्छे से आपको करके दिखा देता हूँ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये हमारा क्या है, एरिया अंडर दिस पैराबोला। ब्लैक से करता हूँ, ये है एरिया अंडर दिस पैराबोला, और इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, एरिया अंडर दिस लाइन। ठीक है, तो ये वाइट रीजन बच जाएगा, वही उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे इसको कर देते हैं। सो मैं बोलूँगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जाना है, दोनों ही केसेस में 0 से लेके 4 तक जाना है। y किसका, पैराबोला का dx माइनस y किसका, लाइन का dx। अब देखो कितना आसान है, y ऑफ पैराबोला किसके इक्वल होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो 2√x, और y ऑफ लाइन किसके इक्वल होगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हमें इसे इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। आई होप ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार कर देता हूँ। 2x की पावर 3/2, 3/2 यहाँ भी आ गया, माइनस x²/2। अब भाई थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर दूंगा मैं, 0 से लेके 4 तो 4/3 और 16 टू 32/3 माइनस 16 8। आई होप सब कुछ मैंने सही किया हो। 8 3 24, 6 8/3 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइन गाइस, ओके चलें आगे, शाबाश।
देखो भाई 4 क्वेश्चन बस और बचे हैं, 8, 9, 10, 11, ठीक है। सो एक बार बस इनको और देख लेते हैं, देन राम राम कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखो अच्छा देखो, जैसे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया ना, ये एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स का है, ऑल्दो ये आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, बट देखो ये क्वेश्चन है ना, ये भी एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स और आई शुड से टू लाइंस का है, पर ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। सो अब जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने देखा कि टेंजेंट्स, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जी जो वाली जो चीज़ें वो डिलीटेड थी, पर एमसीक्यू में एक क्वेश्चन उसका भी दिया हुआ था, पर अगर 5 नंबर में ऐसा कुछ आ गया तो सिस्टम बहुत गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं ये भी करा रहा हूँ, सैम्पल पेपर में भी था ये, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो वैसे तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के हम बहुत सारे एरिया जानते हैं, 10वीं में सीखा था, फिर देन एक मैट्रिक्स मेथड अभी 12th में भी सीखा है, शूलेस मेथड भी शायद आप में से कुछ जानते होंगे, कई लोग वेक्टर्स का मदद करके भी मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मेथड तो अपने पास बहुत है, पर अभी हमें इंटीग्रेशन की मदद से इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यार, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है -2, तो इसको मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, फिर एक पॉइंट है 0,7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये एक पॉइंट है 3,4, सो इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये सपोज 3,4 है, ठीक है। सो ये एरिया हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं, इसको ए दे लेते हैं, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे तो एरिया कैलकुलेट करना बहुत कुछ खतरनाक नहीं है, इसके अंदर ट्राइंगल्स बना के भी कर देंगे हम, ट्राइंगल ट्रेपीजियम वगैरह बना के भी एरिया कैलकुलेट कर देंगे। 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ बस, 1 सेकंड बस। अच्छा भाई देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तो मैं इसका एरिया अप टू एक्स एक्सेस कैलकुलेट कर लूँ, किसका, BC का, देन AB का एरिया अप टू एक्स एक्सेस कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, और इसमें मैं AC का एरिया अप टू एक्स एक्सेस सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, यही बचेगा, है ना। अच्छा आप बोलोगे सर ये आप हमेशा एक्स एक्सेस तक ही क्यों करते रहते हो, तो देखो यार मैंने आपको बताया तो था कि हम सिर्फ एक्स एक्सेस तक ही एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा, या फिर वाई एक्सेस तक एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, AB का एरिया अप टू एक्स एक्सेस कैलकुलेट करूँगा, देन BC का एरिया अप टू एक्स एक्सेस कैलकुलेट करूँगा, और इसमें से मैं AC का एरिया अप टू एक्स एक्सिस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इस काम को मैं कैसे करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, पर उससे पहले मैं यहाँ पे इसको जो करने वाला हूँ वो लिख देता हूँ। देखो मैं जब एरिया ऑफ AB कैलकुलेट करूँगा अप टू एक्स एक्सिस, तो y ऑफ AB dx, और AB x में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से लेके 0 तक, प्लस फिर मैं BC का एरिया कैलकुलेट करूँगा, तो y ऑफ BC dx कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, यहाँ पे देखो x 0 है और यहाँ पे x क्या है, 3 है, और इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, AC का एरिया, AC में x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से लेके 3 तक, और यहाँ पे y ऑफ AC dx। अब देखो करना क्या है ये तो हमें क्लियर है, अब दिक्कत इस चीज़ की है कि हमें y मतलब यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए और यहाँ से भी चाहिए। अब देखो इसके लिए भाई आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी आनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। AB की इक्वेशन मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, ठीक है। सो A पॉइंट जो है ये -2,0 है और B पॉइंट जो है 0,7 है। अगर मैं देखो AB का स्लोप कैलकुलेट करना चाहूँ तो स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा भाई, अब ये तो इसका स्लोप हो गया। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक और कोई भी पॉइंट ले लूँ x, y, तो जो स्लोप इसका होगा क्या मैं बोल सकता हूँ वही स्लोप इसका भी होगा, क्योंकि लाइन तो सेम है ना भाई, तो इंक्लिनेशन को स्लोप बोलते हैं। तो जो इसकी इंक्लिनेशन है भाई इतने पार्ट की भी इंक्लिनेशन होगी, और यहीं से हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, सॉरी y - 0 अपॉन में x -2, ठीक है। तो 7 इंटू में x + 2 इंटू में 2y, ठीक है। सो इधर से हमें क्या मिल जाएगा, मतलब y ऑफ
ए बी मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इक्वेशन आ चुकी है पर हमें पूरी इक्वेशन से इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम सीधा 7/2 x + 2 ये हमें क्या मिल गया, y ऑफ ए बी मिल गया। इसी तरीके से हम y ऑफ बी सी एंड y ऑफ ए सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं तीनों को कैलकुलेट कर देता हूँ, अच्छे से ही समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बस इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ग्रीन कलर से कर लेते हैं, ग्रीन कलर भी अच्छा है। ये एक लाइन है, इसका नाम है बी सी। अच्छा वैसे ही ड्रॉ करूँ, लो ये एक लाइन है बी सी, बी के कोऑर्डिनेट हैं 0,7 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 3,4। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहूँ तो चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, और अगर मैं एक पॉइंट x, y ले लेता हूँ तो ये क्या होगा, y - 4 अगर यहाँ से स्लोप निकालेंगे अपॉन में x - 3। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, अच्छा ओके, ये 3/3 यानी कि -1 बन रहा है अगर आप ध्यान से देख पाओ तो उधर जाके 3 - x = y - 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1 - x। आई गेस मैंने सब कुछ सही किया है, ओके कुछ सही नहीं किया, सॉरी। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 7 - x, तो ये क्या आ गया अपने पास, y ऑफ बी सी आ गया। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इधर एडजस्ट होगा क्या है, चलो इधर ही कर देते हैं इसको एडजस्ट। ठीक है, हाँ ये परफेक्ट। सो अब y ऑफ ए सी कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने एक ए सी ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो बिल्कुल इंडिया वाला ही बन गया है, ए सी 3 4 हो गया भाई ये, और ये -2 0 हो गया, और यहाँ पे एक एक्स वाई मान लेते हैं जैसे पहले माना था। ए सी का स्लोप क्या होगा, 4 - 0 चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, 3 - -2 तो 3 + 2 हो गया, और यहाँ से निकालेंगे y - 0 अपॉन में x - -2 तो x + 2 हो गया। ठीक है, सो ये कितना 4/5, तो इसको उधर ले जाते हैं, 4 में x + 2 = 5 इंटू में y, सो y ऑफ ए सी ये अपने पास कितना आ जाएगा, 4/5 टाइम्स ऑफ x + 2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वैसे तो मैंने सब सही किया पर इतनी लेंदी कैलकुलेशन है, हो सकता है कुछ गलत भी हो गया। आप लोगों को तो अभी तक दिख ही चुका होगा, अगर हुआ होगा तो, है ना, अगर ध्यान से देख रहे होगे तो दिख ही गया होगा। अरे मज़े नहीं ले रहा, मेरे को नहीं पता अगर कुछ गलत हुआ भी है तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। y ऑफ ए बी, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 7/2 - 2 से लेके 0 x + 2 dx प्लस 0 से 3 y ऑफ बी सी यानी कि 7 - x dx माइनस -2 से लेके 3 4/5 x + 2। आई होप इस इंटीग्रेशन को आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आंसर बता दूं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पता नहीं, क्या मालूम। चलो ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है काफ़ी। आगे चलते हैं। देखो भाई, अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं, अच्छा मॉड वाला सवाल आ गया, तो मॉड वाला सवाल भी चलो मैंने अच्छा किया एक डाल दिया। अच्छा देखो, एक तो तरीका है कि इसकी आप ड्राइंग कर लो, ठीक है। दूसरा है आप इसको प्रॉपर रीडिफाइन करके इसकी ड्राइंग करो। देखो मॉड को आपको ये समझना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना आता, ना हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते, ना इंटीग्रेट कर सकते। लिमिट कुछ लिमिट तो हो जाएगी कैलकुलेट, ठीक है, पर हम इसे डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले इसे रीडिफाइन करूँगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉड का मीनिंग क्या होता है। मॉड का मीनिंग होता है एक ऐसा टूल जो नेगेटिव को क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे, है ना। सो आप ये बताओ कि नेगेटिव कब बनेगा, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तब ये नेगेटिव बनेगा। आप ऐसा सोच सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कौन करता है, जीरो, तो इसको जीरो के इक्वल करके देख लो। सो -1 पे पहली बार ये जीरो होगा, है ना, उसके राइट में पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट में उसके ये पॉजिटिव रहेगा, जो भी है, मतलब वाइस वर्सा, उल्टा बोल दिया मैंने, मेरे को पता है।
सो -1 पे मैं इसे रीडिफाइन करता हूँ. सो x की वैल्यू अगर लेस देन -1 हो रही है तो एक सिनेरियो होगा, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है तो दूसरा सिनेरियो होगा. ग्रेटर देन -1 हो रही है तो दूसरा सिनेरियो होगा. अगर तो देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, सो ये अंदर वाला कोई भी -1 से बड़ी वैल्यू सोचो, जैसे 5 सोच लिया आपने, तो अंदर वाला मामला जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कि मॉड का कोई काम नहीं है, तो मैंने इसे स्ट्रेट अवे रिमूव कर दिया, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो x+3 बन गया. आ गई बात समझ में? अच्छा भाई, दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो क्या बोलते हैं अपना x की वैल्यू -1 से छोटी है, -2 ले लो, है ना, तो -2 इसमें डालोगे तो ये पार्ट नेगेटिव हो रहा है, यानी कि आपको इसको नेगेटिव के साथ ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो आपको मिल रहा है ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव. वो नेगेटिव जब इस नेगेटिव से टकराएगा तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि मॉड का काम भी होता है. ठीक है, सो यहाँ एक नेगेटिव लगा लिया और यहाँ +2 हो गया. सो ये क्या हो गया, -x+1. ठीक है, सो -x+1. ठीक है, अब देखो आप इसे ड्रॉ कैसे कर सकते हो. ड्रॉ आप इसको ऐसे कर पाओगे, हालांकि मैं अभी आपको एक तरीका और भी बता दूंगा, कई बच्चे तो इसको देखते ही ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, जब x की वैल्यू -1 से क्या है, छोटी है. ठीक है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो आपको एक लाइन लेनी है जिसका नाम है y = -x+1. आपको क्या लाइन लेनी है, y = -x+1, और यहाँ पे उस वाली लाइन की ड्राइंग फॉलो होगी. ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, समझ नहीं पा रहा. अच्छा चलो ठीक है, जो भी लिखा है मैंने लिखा है ना, सही होगा. x की वैल्यू अगर -1 है तो y2 है, चलो ठीक है कोई नहीं. तो यहाँ पे इस वाली लाइन की ड्राइंग फॉलो होगी कब, जब x की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी है, और अगर तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये वाली लाइन की ड्राइंग फॉलो होगी, y = x+3. तो यहाँ पे मैं दोनों ड्राइंग आपको करके दिखाता हूँ. अगर तो लाइन अपनी y = -x+1 है, यानी कि y अगर 0 है तो x1 और x 0 है तो y1. तो इसकी ड्राइंग कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिल सकती है. ठीक है, ये ऐसी सी ड्राइंग आपको इस वाली लाइन की देखने के लिए मिल जाएगी. ठीक है, और अगर मैं इसमें देखूं तो x अगर 0 है तो y कितना है, 3 है, और अगर y 0 है तो x कितना है, -3 है. यानी कि इस लाइन की ड्राइंग कुछ ऐसे देखने के लिए आपको मिल जाएगी. ठीक है, बहुत ही गलत ड्राइंग बना रहा हूँ मैं ना, चलो कोई नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है. ठीक है, अब देखो इन लोगों ने हमें क्या बता रखा है, ये दोनों मैंने लाइन की ड्राइंग बना ली है, वही बक्सा बना के जो 9th वाला बक्सा होता था. तो इस लाइन की ड्राइंग ये वाली है, और सॉरी, ये जो हमारी लाइन है y = x+3, इसकी ड्राइंग हमारी ये वाली है, और ये वाली जो हमारी लाइन है y = -x+1, इसकी ड्राइंग ये वाली है. बक्सा बना के मैंने बनाई है, पर आपको क्या देखना है, ये वाली जो ड्राइंग है y = x+3, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर x > -1, यानी कि इसकी सिर्फ यही वाली लाइन क्या है, वैलिड है. ठीक है, और इसकी कौन सी लाइन वैलिड है, व्हेन x इज लेस देन -1, यानी कि ये हमारी सिर्फ वैलिड है, यानी कि ये जो है ये हमारा अल्टीमेट कर्व बनेगा. आई होप ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी. इसके बाउंडेड कुछ एरिया कैलकुलेट करने की बातचीत चल रही है यहाँ पे. ठीक है, वो हम अभी कर लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो. ठीक है, पर आपको ये समझना है कि जो हमारा अल्टीमेट कर्व है कौन सा, y = (x+1), वो ये वाला होगा. आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा. इसका एरिया बाउंडेड कैलकुलेट करना वो अभी मैं कोई नहीं आपको बताता हूँ. ठीक है, पहले इनको मैं जहाँ पे जो वैलिड है वो वहाँ पे लिख देता हूँ. y = (x+3) ये वाली है, और y = -x+1 ये वाली है. ठीक है, सॉरी, ओके फाइन. अब लुक, अच्छा भाई, कई बच्चे देखो इसको ऐसे भी बना देते हैं कि y = mod x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है. ठीक है, रुको एक सेकंड, एक फ्लो में बनाता हूँ. y = mod x का ग्राफ ये होता है.
अब x में हमने 1 ऐड कर दिया तो ये 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, और हमने अब पूरे के पूरे y में 2 ऐड कर दिया तो ये 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया। तो यही ग्राफ हमारा यहाँ पे भी आएगा। ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है, पर कोई नहीं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया अभी, ठीक है। अब देखो ये लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं, -3 से लेके 0 के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। एक्स एक्सिस भी है ऑफ कोर्स। सो ये यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई और ये यहाँ पे मैंने एक दूसरी लाइन बना ली। दूसरे रंग से बनानी पड़ेगी यहाँ पे थोड़ा सा। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके 0 तक। तो ये x इज इक्वल टू -3 हो गया और ये x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये एरिया बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो मैंने 2 तरीके की लाइन्स इसलिए खींची हैं बिकॉज ये वाला जो एरिया है इट इज़ बिलो y इज इक्वल टू -x+1, और ये वाला जो एरिया है इट इज़ बिलो y इज इक्वल टू x+3। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 0 से -3 से लेके -1। जब हम आ रहे हैं तो ये वाला y काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है -x+1। थोड़ा +1 आपको हो सकता है ना दिख रहा हो क्योंकि वो आ गया था प्लस। जब आप -1 से 0 मूव कर रहे हैं तो आपका जो कर्व है वो है x+3। ये इंटीग्रेशन करना है, मतलब काफ़ी आसान है। लो मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। -x² + x कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके -1 तक, x² + 3x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। -1 मैं इसमें पुट करता हूँ, कुछ नेगेटिव वगैरह नहीं आएगा, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है एरिया। -1/2 -1, 3 डालेंगे तो -9/2 -3, ठीक है। यहाँ पे 0 डालने से तो सब 0 ही हो रहा है, माइनस जब -1 डालेंगे तो 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। थोड़ा प्लस माइनस आप कर लेना, चलो मैं ही कर देता हूँ। -3/2 + 9/2 + 3 और यहाँ पे -½ + 3, ठीक है। सो ये दोनों एक साथ ऑपरेट हो जाएंगे, -2 हो जाएगा, है ना। -2 + 6 4 हो जाएगा, 4 + 9/2, 4 + 9/2 तो 17/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। डिवाइड कर सकते हो 8.5। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। चलें आगे, शाबाश। देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू tan x। अगेन इसमें देखो अब वही बात है जो मैंने आपको बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि अगर तो आपको पता है इसकी ड्राइंग तो आप इसको मतलब ऐसे y इज इक्वल टू tan x बना लेंगे और कहेंगे कि -π/2 यहाँ से क्या और π/2 यहाँ से क्या है, और आप ये स्पॉट कर लेंगे कि मतलब कि इधर जितना एरिया होगा उतना एरिया इधर है, क्योंकि आप -π/2 से π/2 इसको इंटीग्रेट करने जाओगे ना, आंसर 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो एरिया मिल रहा है वही यहाँ से भी मिल रहा है। तो इसके लिए आप 2 टेक्निक्स लगा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू -π/2 से लेके π/2, है ना। और यहाँ पे क्या है, y/dx। अब वैसे अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन ध्यान से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा -a to a वाला जो भी पार्ट होता था उसके अंदर हम ऑड इवन फंक्शन चेक करते थे। तो tan ऑफ -θ तो -tan θ हो जाएगा, तो इसका तो 0 आना तय है, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा कि 0 ना आए आंसर, ठीक है। सो वो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको 0 पे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। इसको आप क्या करेंगे, इसको 0 पे एक बार ब्रेक कर लेंगे। सो -π/2 से 0 tan x dx एंड देन 0 से π/2 tan x dx। सॉरी। या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ड्राइंग इसकी जानते हैं तो आप कहोगे कि सर जितना एरिया 0 से π/2 के बीच में होगा उतना ही एरिया किसके बीच में होगा,
मतलब -π/2 से 0 के बीच में होगा। tan x का इंटीग्रेशन आई होप आप जानते हो कि log mod sec x होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जैसे आपको पसंद आए उस तरीके से आप इसको अब कर लेना, ठीक है। सिंपल सा इंटीग्रेशन है वो, कर लोगे आप। अच्छा भाई एक बार इसको और देखते हैं, लास्ट वाले को मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, कोई नहीं, वो भी कर दूंगा। y इज देखो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट सा लिखा है, सेट ऑफ ऑल x कॉमा वाई सच दैट, मतलब ये यहाँ पे एक इनइक्वालिटी लिखी है, इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे भी एक इनइक्वालिटी लिखी है, इसको भी मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। और ये तो x 0 से 2 तक है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, समझ गए हम। यानी कि जो ड्राइंग है वो सिर्फ x एक्सिस के ऊपर की तरफ है, y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसकी ड्राइंग अगर मैं इनइक्वालिटी को 2 सेकंड के लिए भूल जाऊँ तो आप कहोगे सर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है। मैंने कहा ये लो भाई बना दिया, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। थोड़ा सा ऐसी ड्राइंग बनाता हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूँ इसका क्वेश्चन ना, थोड़ा सा फैला टाइप पैराबोला बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का सपोज ये मैंने पैराबोला बना लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं लोग, ये लोग बोल रहे हैं, अरे यार ये लोग हमें बोल रहे हैं, एक है y इज़ लेस देन, ये तो हमने अभी अभी बना दिया, ठीक है। इसको भी बना देते हैं, y इज़ इक्वल टू x मान के, y इज़ इक्वल टू x मान के, इस तरीके से हमने इसे भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। छोटा करने में इसे फ़ायदा है यार, बहुत बड़ा हो गया ये ना सब। ठीक है कोई नहीं, हाँ भाई। सो अब एक बार शेडेड रीजन देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है यही वाला होगा, पर कोई नहीं, एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से तभी सही रहता है। सो y इज़ लेस देन इक्वल्स टू x है, तो ये नीला जो कर्व है इसके अंदर मैं 1,0 डाल के चेक करता हूँ, तो 0 इज़ लेस देन 1, तो ट्रू आ रहा है। अच्छा ट्रू आ रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, यानी कि इसकी शेडिंग जो है वो इस तरफ है 1,0, यानी कि बाहर था ना 1,0 इससे, यानी कि ये बाहर वाली शेडिंग हो रही है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर क्या है, y इज़ लेस देन x, एक काम करते हैं लाल लाइन में भी 1,0 डाल के चेक करते हैं, तो 1,0, तो 0 इज़ लेस देन 1, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि इसकी शेडिंग भी इस तरफ ही हो रही है, ठीक है समझ गया मैं। फिर बोल रहे हैं 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे सपोज 0 है, यहाँ से कहीं 2 होगा, या फिर थोड़ा सा और आगे यहाँ भी हो सकता है 2, तो वो हम देख लेंगे। अभी तक हमने ये समझा है कि इस पैराबोला की शेडिंग भी आउटवर्ड है और इस लाइन की शेडिंग भी आउटवर्ड है, यानी कि जो हमारा कॉमन शेडिंग रीजन है ना, शेडेड रीजन, वो कहाँ होना चाहिए, जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन है वो कहाँ होना चाहिए, जस्ट मैं एक सेकेंड आपको बताता हूँ। जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन है वो इधर होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा भाई अब एक बार ये देख लेते हैं दोनों टकरा कहाँ पे रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हमें यही एरिया निकालना हो सिर्फ पैराबोला के अंदर, या फिर हो सकता है कुछ एरिया पैराबोला के अंदर देन फिर कुछ लाइन के अंदर निकालना हो, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे y की जगह x लिख देता हूँ इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे अपने को पता है y x² के इक्वल है और यहाँ पे पता है y x के इक्वल है। तो इसका मतलब x² और x इक्वल है, यानी कि x की 2 वैल्यू आ गई, 0 और 1, शक सही निकला। ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 हो गया और ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 हो गया, 1,1 ये हो गया, 0,0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। वेरी नाइस। सो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में वेरी करानी है, 0 से 1 यहाँ पे है और 2 सपोज यहाँ से होगा,
तो आपको अब जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब आप ज़ीरो से लेके 1 मूव कर रहे हैं तो आप पैराबोला के अंडर का रीजन निकाल रहे हैं, एंड जब आप 1 से 2 मूव कर रहे हैं तब आप लाइन के अंडर का रीजन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 0 से 1 y ऑफ पैराबोला dx माइनस 1 से 2 y ऑफ लाइन dx। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन में तो दम ही नहीं है इसके, ठीक है। y ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर 0 से 1 माइनस y ऑफ लाइन इज x 1 से 2, तो x क्यूब बाय 3 1/3 आ जाएगा, ठीक है। पुट भी कर दी मैंने डायरेक्ट लिमिट्स, और यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 1 से 2, तो आई गेस 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव एरिया आ रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अच्छा ओके सॉरी, हमें ऐड करना चाहिए था ना, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ। 1/3, सो 4 - 1 3 3/2, सो 11/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक किया ना भाई, 2 9 11 6, ठीक है भाई। स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर बिल्कुल बेसिक से पहले स्टार्ट किया, मतलब देखा कि एरिया वाई डी एक्स कब होता है, एक्स डी वाई कब होता है, यानी कि कब हमें एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एरिया कैलकुलेट करना और कब हमें वाई एक्सेस के एरिया अलॉन्ग कैलकुलेट करना है। देन हमने कुछ कॉनिक सेक्शंस की मतलब पैराबोला, इलिप्स और सर्कल्स की इक्वेशन देखी। हाइपरबोला जनरली नहीं पूछता इसके अंदर, क्योंकि वो बाउंड नहीं कर पाता। बेसिकली हाइपरबोला की 2 शेप्स होती है ना, तो बाउंडेड रीजन नहीं बन पाता, ठीक है। पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो हु नोज़, ठीक है। बट हमने कॉनिक सेक्शन के बारे में थोड़ा सा सीखा। देन हमने बेसिक इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन भी थोड़े से यहाँ पे ट्राई करे, और एक ट्राइंगल से रिलेटेड भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई कर लिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसकी और प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन और खुद से करो, देन you will find yourself a bit comfortable in this topic, and don't forget to hit the like button and share and subscribe, ठीक है। चलो ठीक है, thank you, bye bye, okay, see you in the next class, and in the next class we will start with differential equations. oh as I said 1.5 घंटे में हो जाएगा, हो गया भाई। चलो ठीक है, thank you, bye.